कुमार तो यहाँ एक प्रश्न है श्रवण जी। इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन के इस साल बिखरने की पूरे आसार हैं। बशर्ते मतलब ममता बनर्जी ने कहा है कि वो बनना चाहती हैं, इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करना चाहती हैं। शरद पवार, अखिलेश, ये तमाम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। उद्धव भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि अदानी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ कोई भी नहीं है। न उद्धव है, न शरद पवार है, न अखिलेश है, न ममता है, और अरविंद केजरीवाल भी नहीं है। तो ये एक बड़ा विपक्ष की एकता के लिहाज से बड़ा डिसाइसिव, क्योंकि ममता बनर्जी अगर प्रतीक्षा कर रही हैं किसी चीज की, तो वो अरविंद केजरीवाल के जीतने की कर रही हैं। और अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं तो वो जीत आम आदमी पार्टी और दिल्ली का चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है। राहुल के मुकाबले एक बड़ा नेता जो एम्बिशियस है, अपनी राजनीति में क्रूरता की किसी भी सीमा तक विपक्ष के प्रति, अपने विरोधियों के प्रति जा सकता है, और जो बड़े डिसाइसिव तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ संघर्ष कर रहा है। तो आप किसी भी राज्य में नहीं पाएंगे कि कोई मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत हो कि वो राज्यपालों के साथ या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ इस तरह से खुलेआम पंगा ले या संघर्ष करे। तो केजरीवाल राजनीति में एक नए किस्म का उग्रवाद केजरीवाल ने पैदा किया है। और केजरीवाल अगर जीत जाते हैं दिल्ली में, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी चुनौती बनेंगे। अगर आरएसएस मदद कर देता है केजरीवाल की कि केजरीवाल जीत जाए, मतलब आरएसएस सिर्फ इतना कर दे कि वो दिल्ली के चुनाव में बीजेपी का के लिए काम नहीं करे, तो भी उसका बहुत बड़ा मैसेज चला जाएगा। तो जो मैं मान रहा हूँ कि जो शुरू के 4 महीने 5 महीने हैं, वो 6 महीने, 5 महीने, 6 महीने, वो देश की विपक्ष की राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। केजरीवाल अगर जीत गए तो उसका बिहार पर भी बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा। पर हम बिहार को इंडिपेंडेंटली भी अगर देखना चाहें, तो ये है कि नीतीश कुमार को नाराज किया है अमित शाह ने, शुरू में ये कहकर कि बिहार में मुख्यमंत्री पद का जो पूरा मामला है वो अभी हम बाद में देखेंगे या तय नहीं। और फिर जब नीतीश कुमार ने नाराज हो गए, तो फिर पूरी की पूरी बीजेपी घबरा गई, और नीतीश कुमार को जोड़ने के लिए यानी गिरिराज सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि नीतीश कुमार और नायडू को भारत रत्न दिया जाना चाहिए उनके कामों के चलते। तो ये नीतीश कुमार का बीजेपी के लिए बिहार बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपी जो है बहुत लोकसभा चुनाव के बाद बहुत ही जब तक योगी हैं तब तक बहुत ही एक खतरे की घंटी बन गया है बीजेपी के लिए, मोदी के लिए खासकर, कि जितना लॉस हुआ है यूपी में, वो अगर अगली बार भी कायम रहता है और बिहार भी चला जाता है, अगर आप छोटा सा गणित लगाएं, तो यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, और मतलब यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, ये केवल 3 सीट स्टेट मिला लें 208 सीटें हैं, जो कि बहुत बड़ी सीटें हैं। और इसमें बीजेपी की स्टेट्स मिला लें, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तो वो 91 सीटें हैं। इसका मतलब है 300 सीटें तो ये हैं जो बीजेपी के लिए बहुत क्रूशियल हैं, मतलब उनको दक्षिण विंध्य के पार जाने की जरूरत नहीं है। उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि ये जो पीरियड है 2025 का, इसमें विपक्ष की राजनीति, सत्तारूढ़ दल के ऑलरेडी 2024 के चुनाव के बाद मोदी जी बहुत कमजोर हो गए हैं, मतलब डोमेस्टिकली भी कमजोर हो गए हैं और इंटरनेशनली भी कमजोर हो गए हैं। और अभी जो नई चीज जो होने वाली है वो ये होने वाली है कि ऑर्गेनाइजर का अगर आपने पूरे विवाद को फॉलो किया हो, तो पहले तो उन्होंने
भागवत साहब के कहे को, भागवत की डॉक्ट्रिन को पूरी तरह से निगेट किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो मंदिरों के नीचे ज़रूरी है वो जो पहचान करना सिविलाइजेशन के लिए। और बाद में उन्होंने जो एडिटर है उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि हम तो भागवत के साथ हैं। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा है बीजेपी और आरएसएस के बीच में, कि बीजेपी को हिंदुत्व का कितनी हद तक, किस हद तक उपयोग करने दिया जाए हिंदू सेंटिमेंट्स का या मंदिर के मुद्दे का। और अब भागवत उसको एक लंबी रोप देने के पक्ष में नहीं है कि बीजेपी को वो चाहते हैं कि आप अपना कोई विकास का मुद्दा है या दूसरा मुद्दा है। उस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट ये है कि आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, मतलब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की प्रोसेस शुरू हो गई है। इस प्रोसेस में जो इम्पोर्टेंट चीज है देखने की ये है कि संघ का आदमी कैप्चर करता है, बनता है, या भागवत का समर्थक बनता है, या मोदी शाह जी की जो समूह है उनका कोई आदमी बनता है। ये जो पूरा 2025 का साल है वो 2029 की फाउंडेशन को खड़ा करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें विपक्ष के लिए भी हैं कि जो विपक्ष किस तरह का अब इमर्ज होने वाला है। आपने जो ये पूरा परिदृश्य दिखाया है, इसमें कांग्रेस और राहुल, क्या उनके लिए कोई बहुत गुंजाइश है, या वो अब ये चूंकि इन चुनाव में, दोनों राज्यों के चुनाव में कांग्रेस कोई बड़ी ताकत नहीं है, कोई बड़ा हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए क्या वो केंद्र से परिधि पर आ रही है? मुझे लगता है कि जो कांग्रेस मुझे अब नजर आ रही है वो, कांग्रेस को हम दो हिस्सों में अगर बांट कर देखें कि एक कांग्रेस जो पार्लियामेंट की कांग्रेस है और एक कांग्रेस जो सड़क की कांग्रेस है, कॉन्फ्रंटेशन की कांग्रेस है, दोनों में बड़ा फर्क है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ कांग्रेस को मैटर करना चाहिए वहाँ मैटर नहीं कर रही है। मतलब मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अभी जो एक्साइज घोटाला जिसकी चीजें सामने आई हैं वो तो ये भयानक है। वो 1,500-2,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, एक्साइज घोटाला भूपेश बघेल के जमाने का। और उसमें जो माना जा रहा है, जो ईडी ने कार्रवाई की है, जो उस समय के एक्साइज मिनिस्टर थे उनके खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ, तो उसमें ये माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसमें भूपेश बघेल और कांग्रेस को पूरी जानकारी थी। तो ये जो छत्तीसगढ़ का घोटाला है ये दिल्ली के शराब घोटाले से भी बहुत बड़ा घोटाला उभर कर आने वाला है। तो कांग्रेस इस समय मैं जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ, मतलब कि कोई बहुत फ्रंट रो में या आगे से हेड ऑन करने की कोई उसकी फील्ड में ताकत हो। मतलब मैं पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। पार्लियामेंट में तो ठीक है, आपके पास 900 मेंबर हैं और प्रियंका गांधी है तो आपने एक डिफेंस पर सरकार को खड़ा कर दिया। सवाल ये कि मैदान में कांग्रेस कहाँ है, या जैसे अरविंद केजरीवाल लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस कहाँ लड़ रही है दिल्ली में अगर आप पूछें तो, या बिहार में नीतीश कुमार की जो तैयारियां हैं, या तेजस्वी जिस तरह से कर रहे होंगे, कांग्रेस कहाँ है वहाँ, या यूपी में कांग्रेस कहाँ है। मतलब यूपी में ठीक है जितना है उतना है। तो इस लिहाज से पूरा का पूरा कांग्रेस को मैं अभी थोड़ा सा, ये जो सवाल है मैं इसको इम्पोर्टेंट इसलिए मान रहा हूँ कि दिल्ली के चुनाव से ये चीज तय होगी कि इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस की पोजीशन क्या रहती है। क्योंकि मैं इनका पूरा जो
मामला है केजरीवाल का, वो बहुत डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में यकीन करते हैं। डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स ये कि वो बीजेपी को भी ध्वस्त करना चाहते हैं और कांग्रेस को भी करना चाहते हैं। और संघ से उनके जो जिस तरह के भी वैचारिक सहमति है या जो भी है, वो एक अलग मुद्दा है। तो केजरीवाल की जो मुख्य आपत्ति या विरोध है वो मोदी शाह से है और किसी से नहीं है। बीजेपी में पूरा का पूरा आप वो पूरी की पूरी इनकी जो विचारधारा है, मतलब उन्होंने ग्रंथियों के लिए, पुजारियों के लिए 18,000 की का प्रोविजन किया, पर एक मैसेज दिया कि मैं अल्पसंख्यकों के साथ नहीं हूँ, पूरी तरह से नहीं हूँ। जो शाहीन बाग के ज़माने से या दिल्ली दंगों के ज़माने से या जामिया के ज़माने से या जेएनयू के ज़माने से जो चला आ रहा है, उस पर उन्होंने मोहर लगाई। और दूसरा ये कि कांग्रेस को धमकी देने के मामले में कि इंडिया ब्लॉक से हम आपको बाहर कर देंगे, उन्होंने संजय सिंह का उपयोग किया। जो संजय सिंह आमतौर से कांग्रेस के पक्ष में पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर खड़े दिखते हैं, राहुल गांधी के साथ फोटो में दिखते हैं। तो स्ट्रेटेजिकली उन्होंने ये किया कि उन्होंने संजय सिंह से कहा आप कांग्रेस पर हमला कीजिए, जिससे ये तो अगर राघव चड्डा और संजय सिंह कांग्रेस के पक्ष में या कांग्रेस के साथ या सिंपैथाइजर्स के रूप में खड़े आते हैं, तो केजरीवाल ने उस विचारधारा को या उस थॉट को भी डिमोलिश कर दिया। नटशेल में अगर हम अपनी बात करें तो मैं 2025 के साल को मोटे तौर पर केजरीवाल और नीतीश कुमार का साल इसलिए मानना चाहूँगा कि 2025 के बाद की जो पॉलिटिक्स है वो दिल्ली और बिहार के चुनावी नतीजे संचालित करेंगे या प्रभावित करेंगे, और फिर 3 साल तक पूरे देश की पॉलिटिक्स को ड्राइव करेंगे 26, 27, 28 में। क्योंकि इस दौरान अब कोई चुनाव नहीं बचे। अब जो चुनाव होंगे वो या तो बंगाल के चुनाव हैं या साउथ में चुनाव हैं, इस तरह के चुनाव बचे हैं। मतलब जी, फिर 2027